हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पाड़ दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। और गाइस, जैसे आपको पता ही होगा कि मैं हर संडे एक सीरीज लेकर आता हूं आपके लिए, जिसमें हम लोग बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज विद सक्सेसफुल पीपल। और अब तक हमने 3 ऐसे सीरीज में 3 लोगों से बात कर ली है, और आज समय है एक ऐसे शख्स से बात करने का जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। अच्छा, उसके पहले मुझे ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? जो बंदा ये वीडियो देख रहा है उसकी एज कितनी है? शायद 18, 19, 20 या 21। मेरे पास आज एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी सीएस की जो कोर्स की जो पढ़ाई है पूरी, वो 19 साल की उम्र में क्लियर करी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट यू एम, मतलब जब आप पढ़ाई करते हैं तो नॉर्मली यू एम दैट अच्छे मार्क्स आ जाए, या किसी में एग्जाम्शन आ जाए, या 50-55 भी आ जाए तो पास हो जाए कैसे तो भी। बट अगर आपको मैं ये बताऊं कि एक ऐसा पर्सन है जिसने फाउंडेशन में रैंक लाई, एग्जीक्यूटिव में वो रैंक इंप्रूव हुई, और प्रोफेशनल में तो वो रैंक और इंप्रूव हो गई, तो ये तो सर उल्टा होता है। क्योंकि नॉर्मली हम जब देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि यार बच्चा कैसे तो भी करके फाउंडेशन में रैंक ले आता है, बट एग्जीक्यूटिव में ही और शी बेसिकली स्ट्रगल्स टू क्लियर द एग्जाम। बट ये 2 बड़े बड़े अचीवमेंट के साथ में आई विल वेलकम सीएस मुस्कान अग्रवाल। मुस्कान, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। Thank you for inviting me, sir, here in this platform. It is my pleasure, and it is a pleasure of all the viewers who will be watching the video, and they will be interacting with you, and they will be knowing the nitty-gritties of success story, that how you achieved that too also at the age of 19, and that too also clearing all the levels with all India rank. So welcome you first of all, and मैं चाहूंगा कि सारे जो व्यूवर्स है ये वीडियो पूरा देखें 15 से 20 मिनट का, जिसमें आपको बहुत सारी बातें मुस्कान के थ्रू मालूम पड़ेगी आपको, और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे लगता है, मुस्कान को भी लगता है कि अगर 2 या 4 बच्चे या एक बच्चा भी अगर इसमें से कुछ अच्छी मोटिवेशन लेके निकले और अपने लाइफ में उसको इंकलकेट कर ले, तो हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट? सो मुस्कान, कुछ और शुरू करूं उसके पहले सबसे पहले तो ये बताओ यार, ये मेरे दिमाग के परे है कि 19 के एज में सीएस कैसे बन सकते हैं, तो थोड़ा ये क्लियर करो यार, क्योंकि ये बहुत भ्रम है। बच्चे तो पास 12th होते ही है 17-18 साल में, और फाउंडेशन तक होते हैं शायद 19 साल के एज में, और आप सीएस बन गए, तो ये थोड़ा सा क्लियर करिए एक बार। So let me give a brief summary of my journey. So I passed my 12th standard in 2014. 2014 में मैंने अपना 12th class clear किया. उस time I was around 16 and a half something. So in October in 2014 end मैंने अपना enroll किया for foundation. 2015 में मैंने foundation दिया. Then जुलाई 2015 में CS फाउंडेशन का रिजल्ट आया. देन आई अटेम्प्टेड फॉर CS एग्जीक्यूटिव, एंड 2016 में CS एग्जीक्यूटिव, एंड 2017 में CS फाइनल्स. सो 2.5 years I cleared my all CS scenario. So you have not seen the failure in your life till now? That was in CS exams I am asking right now, CS exams. Yeah, no, not because no one is perfect in this world, so definitely there would be some other challenges, but then exams में फिलहाल आपने कोई तकलीफ आपको नहीं आई. Great. So I can say कि 16 and a half you have 12th cleared, and 19 and a half में आपका CS प्रोफेशनल भी हो गया था. Great. So मुझे बताओ ये मोटिवेशन कैसे मिली, मतलब लाइक how is it possible कि 19 and a half तो आपने बता दिया मुझे. नाउ ये बताइए कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऑल इंडिया रैंक, ऑल द 3 लेवल्स, दैट आल्सो इन द इंप्रूविंग लेवल, मतलब प्रोफेशनल में आपका ऑल इंडिया रैंक 7 था. So ये कैसे पॉसिबल है? सर एक्चुअली रैंक लाने का इनिशियली फाउंडेशन लेवल पे तो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं कि हाँ ये सीएस हमारे कोर्स भी है कि नहीं है. बट आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, एंड आफ्टर माय 12th आई मूव टू दिल्ली. सो आई लिव विद माय मामा जी, माय अंकल आंटीज. सो माय कजन ब्रदर इज सीए. तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि जो बच्चा रैंक की प्लान करेगा ना, वो कभी फेल नहीं हो सकता. और सीएस कोर्स में जनरली ऐसा होता है कि ये बता दिया जाता है कि एक ना एक बार तो फेल होना मैंडेटरी थिंग है, मतलब आपको फेल होना पड़ेगा ही, फेल होने से आपको कोई बचा नहीं सकता. तो मेरी स्ट्रेटेजी एकदम सॉर्टेड थी कि मुझे फेल नहीं होना. तो और मेरे भाई ने मुझे बताया था कि अगर आपको पास होना है तो आपको रैंक का प्लान करना पड़ेगा, और जो बंदा रैंक का प्लान करता है वो कभी फेल नहीं होता. So that is why I planned for rank, और मैं फेल भी नहीं हुई, और as well as मेरी रैंक भी आई, और that too in improving manner. Okay, right. So मतलब you are saying that कि first of all कोई बच्चा जो CS में वीडियो देख रहा है उसने पहले तो प्लान करना चाहिए ऑल इंडिया रैंक के लिए. तो या तो AR आ जाएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो कम से कम पास तो हो ही जाएगा.
पास तो हो ही जाएगा। सो बेसिकली पास होने के लिए, अगर आप पास होने के लिए ही सोचेंगे तो आपका 50-50 प्रोपोर्शन रहता है, आप फेल भी हो सकते हो और पास भी हो सकते हो। राइट राइट, ये बहुत सही बात बोली आपने कि यू शुड एम एट हाई। लेकिन अगर आप 80 प्लान करते हो तो जाके 60 आएंगे, 60 प्लान करोगे तो 45 आएंगे, और आप सोचते हो कि नहीं यार बस मुझे 2 पेपर में 40-50 आ जाए, 2 में 45 आ जाए तो मेरा एवरेज बन जाए, तो फिर वो एवरेज भी हाँ, कभी नहीं बनता। नहीं, ये ये बहुत नहीं अच्छी बनता। बात बोली आपने। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एम ऑलवेज फॉर रैंक। तो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स है जिनका एग्जाम जुलाई में या दिसंबर में भी है, प्लीज मेक श्योर दैट अपना रैंक लाने की कोशिश सोचिए और उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी की बात अगर मैं करूं तो मुस्कान, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि स्ट्रेटेजी कैसी थी, क्योंकि देखो ये रातों रात तो पॉसिबल नहीं हो सकता ऑल इंडिया रैंक। यहाँ तक तो मैं बोलता हूँ सीएस में पास होना भी पॉसिबल नहीं है, बस ऐसे ही हवे में पढ़ने से। तो रैंक तो वैसे भी इम्पॉसिबल है, तो स्ट्रेटेजी तो पक्की होगी। तो स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ाई करने की? सर स्ट्रेटेजीज एक नहीं थी, दो नहीं थी, देयर आर सो मेनी स्ट्रेटेजीज, जिसकी इंक्लूसिव लिस्ट है। तो मैं कुछ शेयर करूंगी आपसे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू स्किप एनी सिंगल क्लास। आप अगर एक भी क्लास मिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट की क्लास मिस करी थी और उसमें से मतलब आपका कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, तो आप एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते। तो मैंने अपने 2.5 ईयर की जर्नी में आई हैव नॉट इवन स्किप्ड अ सिंगल क्लास। सेकेंडली, दूसरा, रिवाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप क्लास से आते हैं 24 आवर्स के अंदर आपको ट्राई करना चाहिए कि आप रिवाइज कर लें, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके परमानेंटली फिक्स हो जाता है। तो मैं क्या करती थी, मेरी क्लास एंड होती थी 6:30 से मैं डायरेक्टली लाइब्रेरी जाती थी 7:30 टू 9:30 में ट्राई करती थी कि मेरे 2 सब्जेक्ट हो जाए। 9:30 टू 10:30 में घर में थोड़ा अदर हाउसहोल्ड स्टफ, एंड 10:30 टू 12:30 में ट्राई करती थी रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स हो जाए। देन द वेरी नेक्स्ट डे फिर हमें उठना पड़ता था जल्दी, बिकॉज क्लासेस होती थी 8-9 आवर्स की। सो 24 आवर्स के अंदर रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे साथ तो एक चैलेंज और था कि क्योंकि मैंने 9 के 9 सब्जेक्ट एक साथ दिए थे, इन प्रोफेशनल इन एग्जीक्यूटिव 7 के 7, तो हर दिन क्लास होती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हर दिन रिवाइज करें क्लासेस का। सेकंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन, लोग आईसीएसआई मॉड्यूल को बहुत ज्यादा इग्नोर करके चलते हैं। हाँ, आईसीएसआई मॉड्यूल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको पढ़ने की भी एक ट्रिक होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पूरा सब्जेक्ट कर लिया उसके बाद आप आईसीएसआई मॉड्यूल उठा रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई के साथ ही आईसीएसआई मॉड्यूल करिए, आपको हार्डली 15-10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा। उसमें कुछ अलग नहीं होता, उसमें भी कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, बट उसमें आपको एक्सटेंडेड वर्जन मिलता है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रिपेयर करता है। फोर्थ स्ट्रेटेजी मैं यही बोलूंगी कि सजेस्टेड आंसर्स आप आईसीएसआई के रेफर कीजिए, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता एग्जाम में कैसे लिखना है और वो कुछ भी लिख के आ जाते हैं। सो दिस इज समथिंग आपको पता होना चाहिए व्हाट यू हैव टू राइट इन एग्जाम, ताकि एग्जामिनर के लिए इजी हो पाए समझना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पास 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। तो मैं जनरली क्या करती थी, आई यूज्ड टू फिक्स 3 आवर्स अलार्म इन माय रूम, और उनको मैं बोल देती थी कि कोई इस टाइम मत आओ रूम में, और फिर मैं प्रॉपर पेपर देती थी। और फिर मैं उसकी इंडिपेंडेंट अपने भाई को पकड़ाती थी रेड पेन, भाई तू इंडिपेंडेंट चेकिंग करियो। और मतलब जितने भी लूफॉल्स होते थे, एक्चुअली मुझे वो लूफॉल्स पता चल पाती थी। और अगर आप अभी अपने लूफॉल्स नहीं पहचानोगे तो आप एग्जाम के बाद क्या करोगे? सो इट्स बेटर कि अभी आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, ट्राई टू फाइंड आउट योर लूफॉल्स एंड वर्क ऑन इट। ग्रेट ग्रेट। सो ये आपने जो 4 से 5 बात बताया, इसमें सबसे पहले तो मॉड्यूल, मुझे लगता है मैं भी मानता हूँ ये बात कि मॉड्यूल बेस्ट है, और हमारे लिए बाइबल या गीता कुरान जो भी बोलो वो है, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और अभी तो आप तो खैर आपने 2015-16 में पढ़ा था, अभी तो आईसीएसई ने बहुत अच्छा कर दिया है कि गाइडलाइन आंसर जो है, जो पिछले 10 पेपर की है, वो आईसीएसई ने वेबसाइट पे फ्री में अपलोड कर दी है। तो आपको तो शायद उस समय आपको तो पढ़ना पड़ता था शायद परचेस करके या जैसे भी है, अब तो आईसीएसई ने वो भी कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि अपने पूरे सजेस्टेड आंसर या गाइडलाइन आंसर पढ़ने जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, ये रैंक के लिए आपने किसी को कुछ मेंटर बनाया था कि कैसा था मतलब? सर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे कजिन ब्रदर थे, जो मुझे एक्चुअली उत्तराखंड से ये बोल के लाए थे कि तुझे तो सीएस बना के छोड़ूंगा मैं। तो वो मेरे लिए, मतलब मेरे को किसी थर्ड पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं छोटी से छोटी कोई इशू होता था, मैं उनके पास चली आती थी, और वो मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकली गाइड करते थे कि तू प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बड़ा बना रही है, यू ट्राई टू फाइंड आउट कि तू प्रॉब्लम से कितनी ज्यादा बड़ी है। और उनसे बात करके मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप निकल आता था। ग्रेट। सो मतलब यू वांट टू से कि आपके भाई जो थे आपके रोल मॉडल थे हमेशा, सर अभी भी ऑब्वियसली है, बट पढ़ाई के दौरान तो वो मेन थे आपके,
उनको आप फॉलो कर करके पढ़ाई करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मुझे बताओ, ये जो देख के मैं जैसे जर्नी देख रहा हूँ कि AIR 18, 19 और फिर 7, तो मुझे लगता है कि आपकी तो बिल्कुल केक वॉक वाली जर्नी रही होगी। तो ये है कि कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहा होगा, क्योंकि नहीं सर, एक्चुअली स्ट्रगल बहुत सारा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नॉन दिल्लीite के लिए दिल्ली में एडजस्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको लोग कहते हैं कि स्मॉल टाउन से है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज इन माय फाइनल्स इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब कि यार मैं 9 एग्जाम्स दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग ये बोलते थे कि 9 महीने है, क्योंकि हमारा रिजल्ट आता है अगस्त 25 को और हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाता है 1 जून, तो हार्डली आपके पास 9 मंथ्स होते हैं। तो मतलब 9 महीने 9 सब्जेक्ट, यानी एक तरीके देखा जाए जो चीज आपने कभी नहीं पढ़ी उसके लिए आपके 1 महीना है आपके पास एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। उसमें भी मेरे साथ क्या हुआ था, 2016 दिसंबर में मैंने पूरा CR और सब कुछ पढ़ लिया और लास्ट टाइम पे CLB हाईकोर्ट का रोल खत्म होके NCLT आ गया था रोल में, तो पूरा सिलेबस चेंज हो गया। रात के 9-9 10-10 बजे तक क्लासेस छूटती थी। जो सब्जेक्ट मुझे उस टाइम पे सेल्फ स्टडी करने थे उनको मैंने साइड में रख के जो ऑलरेडी मैंने पढ़ लिए थे वो पढ़े, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था। बट समहाउ ये पर्सनली मैं फील करती हूँ कि जब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हो तो आपकी लाइफ में और ज्यादा चैलेंजेस भगवान जी भेजते हैं, और समहाउ अगर आप उन सबको पार करके निकल पाओ, सो यू आर द गोल्ड फॉर दिस, फॉर योर फैमिली एज वेल एज फॉर योरसेल्फ। परफेक्ट, बिकॉज़ यू यूज द वर्ड गोल्ड, तो गोल्ड को तराशना पड़ता है, निखारना पड़ता है, और वो ऐसे ही नहीं मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो ज्यादा स्ट्रगल करेगा, जो ज्यादा चैलेंजेस फेस करेगा, वही बंदा निखर के सामने आता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। राइट। सो इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगी कि जब मेरा फाइनल्स का एग्जाम था तो CR के एग्जाम से पहले मैंने बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर ली थी। दैट इज व्हाई डॉक्टर्स एडवाइस मी टू टेक रेस्ट। तो CR के एग्जाम से पहले मेरे पास ये चैलेंज था एग्जाम देने जाऊं या नहीं जाऊं। तो मेरे भाई ने बोला कि तू फेल होगी तो ऐसे हो जा, बिना अटेम्प्ट किए तो फेल मत हो। तो मैंने अटेम्प्ट किया। एग्जाम के बीच में मुझे पता था कि मैं गलत आंसर सॉल्व कर रही हूँ, मुझे पता था कि मैं फेस वैल्यू को डिवाइड कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना था। बट स्टिल मैंने अटेम्प्ट किया एंड as you know I got all India rank 7 in my CS finals। मतलब मुझे तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ आपने बताई कि आप एग्जाम के पहले बीमार थे। हाँ, I was the night before I was in hospitalized। सो इसका तो एक ही मतलब निकलता है, मतलब कि यार लास्ट मोमेंट की पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, जो आपने पहले पढ़ाई की वो, क्योंकि ये मतलब एक तो यार मतलब एक बंदा अगर एग्जाम के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बीमार है तो वो तो पास ही नहीं होगा, और अगर आप रैंक ला रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली आपने 8 महीने पढ़ाई करी हुई है, जिसकी वजह से आपने अगर आखिरी दिन पढ़ाई नहीं भी की तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपको। सर वेरी सिंपल रूल है कि अगर आपको एग्जाम में वही याद आता है जो आपके अंदर होता है, ऊपर से पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आता। परफेक्ट। तो आखिरी के 2 दिन या 3 दिन तो रिवीजन के होते हैं, लेकिन आपकी जो 4 महीने या 5 महीने की जर्नी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोलूंगी कि आप लास्ट के टाइम पे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, अपने आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब नहीं करना, जो कि आजकल सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कर लेते हैं। नहीं वो तो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि गड़बड़ यहाँ होती है कि वो पहले 4 से 5 महीने दूर सोचते हैं कि यार एग्जाम तो दिसंबर में है, तो जब दिसंबर में है तो फिर हम अभी से क्यों पढ़े, अब तो मई चल रहा है, अब तो जून चल रहा है। सो प्रॉब्लम वहां आती है, और अगर फिर अक्टूबर नवंबर आता है तब तो फिर स्ट्रेस लेना पड़ेगा ही ना भाई, क्योंकि जो पिछले 6 महीने की पढ़ाई थी जब वो नहीं हुई है तो उसको कॉम्पोजिट करने के लिए 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। राइट। सो वो तो मैं सबको वही एडवाइस करूंगा कि मुझे तो लगता है मेरे तरफ से, बाकी मुस्कान आपको बताएगी, बट व्हाट आई थिंक यार आज से ही भले ही, अच्छा मैं चाहता हूँ इसके पहले आप ही बोल दो कि कितने घंटे पढ़ाई करनी, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक है तो फिर शायद आपने 15-16 घंटे डेली पढ़ाई करी होगी। सर 15-16 घंटे तो नहीं बोलूंगी, एग्जाम टाइम में 15-16 घंटे, और क्लासेस के बाद मेरा पहला यही होता था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि क्लासेस का मैं रिवाइज कर लूं और साथ साथ जो मॉड्यूल होता था उस पर्टिकुलर चीज से वो देख लूं, और इसके अलावा मेरा कुछ टारगेट नहीं होता था। फिर मैं क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आप जो आपको करना है वो भी आप मिस कर देते हो। पहले आपका क्लासेस के साथ साथ ये होना चाहिए, आप क्लासेस का कर लो और साथ साथ मॉड्यूल कर लो। जब आपकी सारी क्लासेस, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और चाहे आप कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको बाद में होना चाहिए कि हाँ मेरे को इतना रिवीजन करना है, इतने सजेस्टेड आंसर सॉल्व करने हैं। आवर्स का हार्डली अगर आप 10 आवर्स भी पढ़ लो तो दैट विल बी फाइन, अगर आप सारे मॉड्यूल्स भी दे रहे हो तो। नहीं आपने क्लास तो बोला, मैं अभी जैसे बात करता हूँ आजकल तो ऑनलाइन ज्यादा चलता है, 2015-16 में जब आप पढ़ते थे तब वर्चुअल लाइव ज्यादा था, बट ऊपर से अब जो कोरोना हुआ है उसके बाद तो आए वंडर की लाइव क्लासेस वापस शुरू कब होगी और बच्चे कब जाएंगे, तो अब तो ये ऑनलाइन ही चलेगा। तो मुझे क्लास का टाइम छोड़ दो, आप नॉर्मली आप 8 घंटे पढ़ते होंगे, मुझे बताइए अगर आप टोटल 12 आवर पढ़ते होंगे, आपकी सेल्फ स्टडी कितनी थी, बस इतना बताइए मुझे आप, एक दिमाग सोच करके कि थोड़ा याद करिए कि आपकी सेल्फ स्टडी कितनी होती थी। सर। मेरी सेल्फ
अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, मैं क्लासेस बहुत ही अटेंटिवली करती थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता था। मैं 1 घंटे में कर लेती थी एक सब्जेक्ट रिवाइज, और कर लेती थी। और एज वेल एज मैं ये भी देख लेती थी, उस 1 घंटे में मैं क्लासेस का भी देखती थी, साथ साथ मॉड्यूल में क्या एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि जो मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस और जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऐसे के ऐसे एग्जाम्स में आ जाते हैं, बिल्कुल जंबल करके बस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हो। सो इसमें 2-3 टेक अवे यही निकलते कि एक तो आप 6 महीने से पढ़ाई करो, हर लोगों को मैं यही बोलूंगा, और क्वांटिटी से ज्यादा मैटर है क्वालिटी। आप 4 घंटे क्वालिटी। पढ़ाई करो, क्योंकि आप वीडियो लेक्चर अगर आप 8 घंटे देख रहे हो मान लो, या 6 घंटे भी देख रहे हो, तो टोटल 10 में से अगर आपने 6 घंटे लेक्चर देख भी लिए तो भी 4 घंटे या 3 घंटे, 3 घंटे भी अगर आपने सेल्फ स्टडी कर ली, जो 6 घंटे पढ़ा है उसको 3 घंटे में रिवाइज कर लो, टोटल 9 घंटे हो जाएंगे, और आई गेस इतना काफी है इनिशियल टाइम में, ऐसा मुझे लगता है। फिर वो 9 को 10, 10 को 11 करना धीरे धीरे बढ़ेगा फिर, ये क्योंकि है। लास्ट मोमेंट पे तो मुझे लगता है सभी लोग 15-16 घंटे पढ़ते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर वो ऑल इंडिया रैंक वाला हो या फिर एक एवरेज बच्चा हो, लास्ट पे तो सभी लोग 15 घंटे पढ़ते हैं। बट बात आती है इनिशियल डेज की, सबसे पहले वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई लोग 2 घंटा भी नहीं पढ़ते और कई लोग 7-7, 8-8 घंटा पढ़ते हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई ग्रेट ग्रेट। और फाइनल 2-3 चीजें मैं चाहता हूँ मुझे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है पूछने में, तो ऑल इंडिया रैंक के लिए कुछ बताइए और मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के लिए प्लान करे, और तब जाकर के कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रैंक ला पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सब तो ला नहीं पाते, और कितना भी कर लो सब ला नहीं पाएंगे, क्योंकि लिमिट भी होती है 25 ऑल इंडिया रैंक आ सकते हैं। बट या एम सब अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट हमारे आएंगे। तो मुझे बताओ कि क्या, मतलब एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्या मुझे आपकी मार्कशीट मिल सकती है, सो दैट मैं बच्चों को बता पाऊं, अगर वो बच्चे उस मार्कशीट को अगर अपने टेबल पे लगा पाए। सो ये एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कुछ हो पाए तो, या आपने कभी हाँ, किसी की मार्कशीट को रेफर किया था, कभी ऐसा कुछ? तब मैंने ऐसा किया था कि मेरा अटेम्प्ट था फाइनल्स का जून 2017। सो मैंने जो दिसंबर 2016 का रिजल्ट आया था, 25 फरवरी को, ऑल इंडिया रैंक 1 का, उनका रिजल्ट निकाला। उनका रिजल्ट 2 जगह पेस्ट किया, एक तो अपने स्टडी टेबल के सबसे सामने, और एक उस दीवार पे जहाँ पे मैं एकदम सो के उठती हूँ, कि मतलब उसे एकदम साइड में। और फिर मैं उनके रिजल्ट, मैंने कहा अरे इतने मार्क्स तो मैं आराम से ले आऊंगी, इतने मार्क्स, मतलब उस चीज का एम करो, उसको टारगेट को बहुत छोटा बना लो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। मैंने कहा इतने मार्क्स तो मैं अचीव कर लूंगी, ठीक है। तो जब मेरा रिजल्ट, मुझे पता नहीं था कि वो पेपर कब किसी कॉपी में जाके मेरे अंदर कॉपी में आ गया। जब मेरा रिजल्ट आया, मैंने अपना रिजल्ट देखा और उसी बंदे का रिजल्ट सामने देखा, मेरे मार्क्स उनसे ज्यादा थे। So this is the thing. This is the power of visualization, I can say. ग्रेट ग्रेट। मतलब इट इज अगेन वन मोर इंस्पिरेशन फ्रॉम योर साइड की, मतलब तो मैं आपसे रिक्वेस्ट सच में करूंगा कि अगर आप अपनी मार्कशीट शेयर कर पाए मुझे, खास करके प्रोफेशनल की भी, तो आई कैन डेफिनेटली पेस्ट विद स्टूडेंट्स, एंड डेफिनेटली उसको अगर कुछ बच्चे अगर एम कर पाए, तो मैं जैसे बोला ना कि किसी एक बंदे की जिंदगी अगर सुधर गई, तो मुझे और आपको दोनों को मुझे लगता है खुशी ही होगी यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब मुझे बताइए फाइनली कि अब शायद सीएस बन के आपको 2-2.5 साल के ऊपर तो हो ही गए, क्योंकि 17 मिड में आपने पास किया था। सो नाउ व्हाट इज योर, हाउ इज योर लाइफ नाउ अब पोस्ट सीएस? So my life is very good. I am in one of the most top tier law firm. So I am under the guidance of so many professionals who are CS advocates, senior advocates, and lawyers. So CAs, and I'm learning each and everything. Not for the company secretary work. हम ये सोचते हैं कि company secretary हम companies act पढ़ लें, but इसके अलावा और laws भी हैं जो बहुत ज़्यादा important. For example, FEMA, labor law. So there are so many other things, and there is a high demand of company secretary in NCLT's course also. So यही मेरा रोल रहता है कि मैं एक लॉ फर्म में हूँ. So apart from CS work, I'm learning so many other things, and I find myself very much motivated by working with these professionals. So you got this like the place where you are right now working, you got this by searching, or was there any campus and all which have, like, because you are AS7 professional? Yeah, so one campus placement for training has been organized by ICSI. So I have done my training from there itself. Then after I got absorbed there. Okay, so seeing your good work, and that too also rank and all, but rank से ज़्यादा मुझे लगता है your good work they have seen, and then obviously they have absorbed. After coming in industry, your work matters the most than after other things. परफेक्ट। सो आई गेस मतलब आपने तो इतने अभी छोटी उम्र में, आ जाएंगे आप 21 22 के आसपास होंगे शायद अब, राइट। सो अभी इतने एज में आपने मतलब इतना कुछ अचीव किया, तो आई एम वेरी मच श्योर बाय द एज ऑफ 25 26 यू विल बी डेफिनेटली सीइंग योरसेल्फ एज अ गुड कंपनी सेक्रेटरी,
and working better for the corporates as well as the economy. Right. So Muskan, final few words from your side to the students generally before we end the interview. I want you to kindly give final few words to motivate the students कि उनको क्या करना चाहिए, कुछ basic tips. I just want to say simple thing, never doubt yourself. You yourself don't know कि आपके अंदर कितनी सारी कैपेसिटी है. Try to challenge yourself और कभी भी हार्डवर्क से कॉम्प्रोमाइज ना करें क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. अगर आप सोचेंगे कि आप क्रैश कोर्स और ये सब ठीक है, बट एक्चुअली हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क. एंड अपने आप को चैलेंज करिए. यू नेवर नो कि आपके लिए क्या आगे रखा है, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने रैंक सोचा था बट तीनों टाइम रैंक आएगी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था. तो चैलेंज योरसेल्फ, आप ऐसे ऐसे इम्प्रूव हो पाएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहना चाहूंगी कि it will going to be hard. It is definitely going to be hard, but it is going to be worth it. Definitely. Great words by you. But yes, it is hard. But then जो चीजें प्रीशियस है, जो चीजें मुश्किल से मिलती है, वो थोड़ी हार्ड तो होगी ही होगी, लेकिन उसके फिर फ्यूचर में जो फ्रूट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे डेफिनेटली. सो थैंक यू वेरी मच मुस्कान. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा. और डेफिनेटली जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने भी इसको अपनी लाइफ में इंकलकेट किया, तो दे डेफिनेटली कैन बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर प्रोफेशनल. क्योंकि एंड ऑफ द डे सीएस बनना और एक अच्छा सीएस बनने में बहुत फर्क होता है. तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा एक ढंग से पढ़ाई करे, डिटेल में पढ़ाई करे, कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करे और एक बहुत जल्द सीएस बने, क्वालिफाइड सीएस बने और कंपनियों को, सोसाइटी को, सबको सर्व करे. So with this word, I thank you again, Muskan, for sharing your views, sharing your thoughts with all of us, and thank you once again. And I hope and I pray to God कि आपके और आगे की जो फ्यूचर जर्नी है बहुत अच्छी रहे और बहुत सारे आपको और अच्छे अचीवमेंट्स हासिल हो. Thank you, sir. Thank you, Muskan. Thank you for coming. See you soon. Bye bye.